बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। हम फिर आ गए। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में चूंकि मौसम अच्छा हुआ है, सब उम्मीद करते हैं कि आज के अच्छे मौसम की वजह से आपकी सुबह पे भी थोड़ा सा फर्क कम से कम जरूर पड़ा होगा। कुछ जगहों पे तो बारिश हो गई, कुछ जगहों पे बारिश नहीं हुई, लेकिन उसका असर मौसम पे पड़ा तो मौसम अच्छा गाड़ी गंदी हो गई। गाड़ी गंदी हो गई, कल धुलवाई थी। बताया था मैंने ये मिथ पता नहीं, अब तो मुझे इस पे यकीन ही आने लगा। हाँ, कि जिस दिन अच्छे से बारिश हो जाती है। खैर, पेशावर में भी ठंडी हवाएं चली हैं, मौसम खुशगवार है। मेमंद का जो इलाका है, इसके अलावा अगर उधर से सीधा स्ट्रेट हम मंगला की तरफ आ जाएं, वहाँ पे मौसम खुशगवार हो गया। भक्कर जो कि गर्म तरीन होता है, चिश्तियाँ, ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ की हम आपको सूरत हाल बता रहे हैं। कुछ जगहों पे तो आंधी भी चली और थोड़ा सा तूफान भी आया। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। इसके अलावा दादू, नौशहरा, यहाँ पे भी मौसम काफी बेहतर है। लाहौर में भी जी कल बड़ी ठंडी हवाएं चली हैं और इसके अलावा महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है बारिशों के हवाले से लाहौर के अंदर भी। और ये कल भी बादल मौजूद है लाहौर। हाँ, बादल है और वैसे भी वेदर इज प्लेजेंट। हवा में एक ठंडक है, वो जो गर्मी वाले सीन है वो थोड़ा काफी हद तक कंट्रोल में। अल्लाह करे कि वेदर बेहतर ही रहे, क्योंकि कल हवा भी चल रही थी लेकिन धूप में शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। दूसरी जानिब चीन के हवाले से खबरें ये आ रही है कि चीन का शहर शंघाई है, उनका कमर्शियल हब है। यहाँ पे मई में शदीद गर्मी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है। चीन के महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शंघाई है, यहाँ पे मई के दौरान शदीद गर्मी पड़ी है और सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ये 100 साल रिकॉर्ड था जो कि टूटा है। 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। वैसे इतना ज्यादा तो नहीं है, इससे पहले सबसे ज्यादा जो दर्जा हरारत था वो 35.7 सेंटीग्रेड था। लेकिन आई थिंक वो चाइनीज इज गुड। यहाँ का मौसम नॉर्मली प्लेजेंट ही होता है, इसलिए उनको बहुत गर्मी ज्यादा लग रहा है। हमसे पूछे, हम तो 36 में चलते फिरते हैं, गुजारते थे अपनी जिंदगी। ये अभी 36 में टेंशन में, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे सीरियस बात है क्योंकि ऑब्वियसली उनका वेदर प्लेजेंट है। सो ये क्लाइमेट चेंज है, आपको पता है। क्लाइमेट चेंजेस का इम्पैक्ट आ रहा है और ये पूरी दुनिया में आ रहा है। इसलिए दरख्त हमें ज्यादा लगाने हैं, अपनी जमीन की हिफाजत करनी है, पोल्यूशन नहीं फैलानी है। ये सारी चीजें जो कि मिलजुल कर एक इम्पैक्ट डालती हैं माहौल की बेहतरी के ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा हमें आज कराची के हवाले से भी अपडेट्स मिली है कि वहाँ पे पर्चों का आगाज हो रहा है। इस बारे में भी आपको बताएंगे कि एग्जाम्स अच्छा, सॉरी, मेरे पर्चे थोड़े पुराने दौर के आजकल पर्चे कट रहे हैं ना, मैं उस पे इंटरमीडिएट के पेपर से जिनका आगाज हुआ है, ये कुछ मनाजिर भी आप देख रहे हैं और इस हवाले से क्या अपडेट्स आपको इस बारे में भी बताएंगे। आई होप बच्चों को बेस्ट ऑफ लक हम जरूर कहना चाहते हैं। उम्मीद है कि बच्चे अच्छे परफॉर्म करें और अच्छा पढ़ के अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ये भी हम चाहते हैं। दूसरी जानिब थोड़ी सी क्रिकेट की आपको एक बारीक सी खबर टीजर देते चले और फिर आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन जो है आईसीसी के ग्रेग बार्कले पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पीसीबी के अहदेदारों ने लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। ग्रेग बार्कले चेयरमैन पीसीबी समेत जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है क्रिकेट बोर्ड के, नजम सेठी साहब, उन समेत मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान भारत के जो एशिया कप ना खेलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी पाकिस्तान आगाह करेगा और इस हवाले से हम इन डिटेल जाके आगे बात करेंगे कि एशिया फ्यूचर क्या है। ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स होप। अच्छा, एक और कल इससे पहले कि आप जाएं, कल आईपीएल का फाइनल भी हुआ एंड या दैट वाज अ गुड मैच और चेन्नई सुपर किंग ने कल जीत लिया आईपीएल का टाइटल। सो इस पे भी बात की जा सकती है। इनके धोनी स्टार्ट। यस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको पाकिस्तान में जो क्रिकेट मैच हर वक्त जारी रहता है उस पे बात करते हैं। हाँ जी, सियासत पे बड़ी खबर। मुल्की सियासत में हैजानी कैफियत है, उरूज पर है। सियासी और अदालती महाज इस वक्त गर्म है। हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब या इमरान खान के आसपास जो कानूनी शिकंजा है वो सख्त हो रहा है। पहले उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया था। इमरान खान और उनके एहलिया के नाम अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिए गए हैं। इलेक्शन से पहले माइनस और प्लस का खेल भी शुरू हो चुका है और 9 मई के वाकयात के बाद ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ इस मुसलसल इन हॉट वाटर्स और निकल के नहीं दे रही है। मुश्किलात बढ़ रही हैं पीटीआई। बिल्कुल, पीटीआई की भंवर में फंस चुकी है कश्ती और वो कश्ती हिचकोले भी ले रही है। पंछियों की ऊंची उड़ान है। रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान और रहनुमा, डोंट कॉल देम पंछी, ये तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। मैं उड़ रहे हैं ना,
रहनुमाओं की जानिब से जी ला ताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है और उन पंछियों ने नए मस्कन की तलाश शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। जहां मुल्की सियासत में जी पीटीआई का किरदार महदूद हो रहा है और वो माइनस होती नजर आ रही है, वहीं सियासी मंजरनामे पे भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। मुल्क में नई पार्टी प्लस हो रही है और जो केले किंग्स पार्टी का वजूद सामने आ रहा है और तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ रहनुमा है जहांगीर तरीन साहब, वो खासे मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने लाहौर में अपना जो कह लेना कैंप लगा लिए, डेरे डाल लिए, सियासी राबते उन्होंने तेज कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने साथियों समेत अलीम खान से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे कुछ ख्यालात का तबादला भी किया गया, जबकि नई सियासी जमात बनाने के हवाले से भी मुशावरत की गई। बिल्कुल, और यहाँ पे इस मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि प्रेशर ग्रुप की बजाय क्यों ना एक नई पार्टी ही बना ली जाए। जहांगीर तरीन पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमाओं के साथ जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। नई पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाएंगे। ओन चौधरी ये कहते हैं कि आइंदा 2-3 दिन में नई पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। जरा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले जो रहनुमा हैं उनका भी इस नई पार्टी में शामिल होने का ऐलान है। दूसरी जानिब अदालत, और ये महाज भी अहम महाज है, अहम मोड़ पर आमने सामने इस वक्त अदालत में भी सूरत हाल है। सदर ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब इसके बाद नाफिज भी हो चुका है, एक्ट बन चुका है। इस एक्ट के तहत 184(3) के फैसले के खिलाफ 60 रोज में नजर सानी अपील दायर की जा सकेगी। केस फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। दूसरी जानिब हमजा शहबाज पंजाब हुकूमत के खात्मे के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। जाली डिग्री पर नाअहल जो साबिक अरकान है इनको अपील का हक हासिल होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इस एक्ट के तहत नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब भी तायात नाअहली के खिलाफ अपील कर पाएंगे। दिस इज द मेन स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। और वो दावा करें कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कोई फायदा नहीं होगा, ये कहते हैं जी दूसरी जानिब। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ हमारे सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं मीर साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। वेदर इज काइंड ऑफ प्लेजेंट बट स्टिल सियासत का मौसम इतना प्लेजेंट नहीं है, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए। ये जो मामलात है, और सबसे पहले हम जहांगीर तरीन साहब के जो एक्टिव होने के हवाले से और लाहौर के अंदर उनका जो कैंप लगा है, अलीम खान से मुलाकात की है, वो सारे रहनुमा हैं जो इमरान खान साहब के साथ बहुत जिनका करीबी ताल्लुक था। और इमरान खान साहब के जब सियासत का जो जर्नी है इनमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप उनके सामने या उनके ऑपोजिट आके खड़े होना और एक नई पार्टी का कयाम होना, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? अच्छा, आपने मौसम की बात की। एक तो पाकिस्तान में भी मौसम और दुनिया भर में भी चूंकि मौसम जो है ना करवटें बदल रहे हैं, और पाकिस्तान का तो सियासी मौसम जाहिर है बहुत सारी करवटें बदल रहा है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो थी, जो कल तक बड़े मुहिब्बे वतन लोग कहलाते थे, आज उन पे गद्दारी के जो है वो लेवल लग गए हैं। तो ये मुल्क में असल में पहली बार नहीं हो रहा। अगर इसको हम देखें तो ये हमारी सियासी तारीख में तो एक तसलसल है। ये इसका एक लंबी तारीख है। इसमें हम ज़ाहिर मुख्तसर वक्त उसमें नहीं जाएंगे। आपने बात की जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बनने का, ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब भी इसी तरह से तहरीक इंसाफ में एक दिन आए थे, और फिर आने के बाद चूंकि एक बासर हैं, ताकतवर हैं, अमीर आदमी हैं, उमरा में उनका शुमार होता है, तो हमने देखा कि वो जहाज भर भर के लाए थे इस पार्टी के अंदर, और किस तरह से इस पार्टी को उन्होंने ज़ाहिर आगे लेके चले, मजबूत करने में भी उनका किरदार था, सारी चीज़ें थी। मैं एक बुनियादी नुक्ते की तरफ आना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसकी निशानदेही ये करना चाहता हूँ कि देखें, किसी भी पार्टी का जो मकबूलियत या अरूजो ज़वाल कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। आज अगर मकबूलियत है तो कल को वो मकबूलियत खोई भी जा सकती है, और कल को अगर मकबूलियत खो चुकी है तो वो दोबारा भी हासिल की जा सकती है। और उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस से होता है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले तुर्की में सदारती इंतखाबात मुकम्मल हुए, दूसरा मरहला हुआ, और उसमें तैयब अर्दवान जो है एक बार फिर जीत गए, और अगले 5 साल के लिए लोग बहुत सारे हमने देखा कि मिसालें देते हैं उनकी कि जनाब देखें वो उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, और वो पिछले 20 साल से उनको कोई हरा नहीं सका। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, और बहुत सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान में भी हो कि जनाब लोग उनके लिए खड़े हो जाए और सारा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है और एक परफॉर्मेंस है। असल में हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारी जितनी जमातें या सियासी जमातें या सियासी लीडर जो आते हैं,
इक़्तिदार में आते हैं तो परफॉर्मेंस की बजाय उनकी रस्साकशी जो है वो शुरू हो जाती है, अपनी ताकत और बहुत ज्यादा जो इख्तियार है उसके इर्तिकाज के लिए उनकी एक जंग शुरू हो जाती है। और वो फिर हम देखते हैं, जाहिर है स्टेट के बहुत सारे पिलर्स होते हैं, वो आपस में खींचातानी शुरू हो जाती है। कभी पार्लियामेंट की अदलिया के साथ शुरू हो जाएगी, कभी पार्लियामेंट की अपने ही जो जिस तरह से रियासत के जो सुतून होते हैं उनके साथ एक जंग शुरू हो जाती है। तो हम उस सारी चीज में परफॉर्मेंस भूल जाते हैं। यानी ये चीज, और यही चीज अगर आप देखें तो यहाँ भी यही हुआ है। खान साहब का भी जो इक़्तिदार है, केपी से उनका शुरू हुआ, केपी में तो 10 साल उन्होंने गुजारे और मरकज में आया तो मरकज में उनको पूरी टर्म करने का मौका नहीं मिला और वो तकरीबन 4.25 साल के बाद उनका इक़्तिदार खत्म हो गया। लेकिन अगर हम देखें, आप जायजा लेके देखें ना, आज क्यों इस जगह पे खड़े हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि उनकी पार्टी टूट का शिकार है। लेकिन इस वक्त इमरान मीर साहब जो एक प्राइमरी क्वेश्चन है ना, वो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और वो ब्रेन्स जिन्होंने वोट करना है अगली क़यादत के लिए, क्या वो उस पुराने माइंडसेट के साथ वोट करने जा रहे हैं? आई मीन मेरा इशारा इलेक्टेबल्स की तरफ है जी, जिनको भरोसा होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के ऊपर कि वो उससे सीट बाहर निकाल ही लेंगे। उसकी सपोर्ट तो जहांगीर तरीन साहब को डेफिनेटली मिल जाएगी, मिल रही है, मिल सकती है। फर्दर खबरें ये भी आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, शायद रात को भी उनकी कोई चौधरी सरवर साहब से भी मुलाकात हुई है रिपोर्टेडली। तो ये मुलाकातें तो बड़े रहनुमाओं से लेकर छोटे रहनुमाओं तक जारी हैं, लेकिन क्या जो वोटर है वो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर, और आपको पता है कि वोटर की जो बड़ी तादाद है वो नौजवानों की है और नौजवान जो है वो पिछले पुराने माइंडसेट के साथ वोट नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है। इस पे आप क्या कहेंगे? जो जोड़ तोड़ है, वुड इट वर्क या फिर नहीं, इमरान खान के वोट बैंक को डैमेज नहीं करेगा ये? नहीं, देखें, इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि जी बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। बिल्कुल डैमेज तो करेगा, लेकिन ये उस तरह से, मेरा जाती ख्याल ये है कि देखें, इमरान खान साहब की अगर आप उनके ऊपर से दबाव, उनकी पार्टी से जबर और ये खौफ हटा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से चीजें डैमेज जरूर होती है। उनको भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। हम तो देखें उन लोगों में शामिल हैं जो शुरू से ही कहते हैं कि हमेशा एतदाल का जो रास्ता होता है ना, तवाज़ुन का जो रास्ता होता है, उसी में खैर होती है, उसी में आगे फलाह का रास्ता होता है, उसी में से आपने रास्ता निकालना होता है और यही बेहतरी का रास्ता होता है, मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी, अपनी पार्टी के लिए भी। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कुछ जगहों पे हमने इंतहा का रास्ता इख्तियार किया और इंतहा भी ऐसी कि जिसमें मैं अभी बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि उनकी अपनी खान साहब की पार्टी के अंदर भी उनके बहुत सारे लीडर्स जो थे और उनकी बहुत सारी जो नीचे जो लोग थे, जो इलेक्टेबल्स भी थे जो उनकी पार्टी के, वो इस बात को पसंद नहीं करते होंगे कि इस तरह से इदारों के खिलाफ मुहाजराई की जाए, इस तरह से नाम ले लेके लोगों को इस तरह से, जैसे कह रहे हैं आप, गालियां देने वाला ही मामला था, इस तक ले जाया जाए। और फिर उसका नतीजा निकला कि वो जो बेचारे जो लोग होते हैं सड़कों पे, जाहिर है वो इश्तिहाल में आते हैं, क़यादत की बातें सुनते हैं और वो कहते हैं कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है, हम उल्टा के रख दें सारा कुछ। तो ये नतीजा जाहिर है खान साहब भी इसके ऊपर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह से खौफ और जबर से पार्टियां खत्म नहीं होती। वक्ती तौर पे ये इनके लिए इब्तला का वक्त जरूर है, सारी चीजें हैं, लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, सारी ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि लोग बयान किस तरह से दे रहे हैं और वो भी हम देख रहे हैं कि तमाशा किस तरह से हो रहा है। कल तो एक साफी ने पूछ ही लिया ना कि थोड़े स्पेलिंग्स वगैरह कोई अल्फाज ऊपर नीचे चेंज कर लिया करें, सब एक जैसी बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो ऐसे लगता है कि जैसे पर्ची थमा ली जाती है और वो जनाब एक पूरी पर्ची फोटोकॉपी। लेकिन हाँ जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीजें देखें, वोटर के दिल भी देख रहा है इसको, वोटर भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ उसको। यार इस तरह से मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि इंतहा पे जाया जाए, आप भी नहीं हक में होंगे, कोई भी हक में नहीं होगा। और मजमूरी तौर पर हम आप अगर देखते हैं तो हमारी कौम मजबूरी तौर पर अपनी फौज से भी मोहब्बत करती सारा, लेकिन मामला खराब कहाँ पे होता है? मामला खराब कहाँ पे होता है? क्वेश्चन वहां पे आता है कि जब फौज के मामला भी जब सियासत के अंदर आके दखलंदाजी करते हैं तो वहां पे आके देखे क्वेश्चन तो उठेगा, आप भी उठाएंगे, मैं भी बताऊंगा, मैं कहूंगा भाई ये रोल उनका नहीं है, आइन भी उनको ये रोल नहीं देता, तो उससे वो बाहर चले जाए, पीछे हट जाए तो फिर सवाल भी जाहिर बंद हो जाएंगे। अच्छा, जब आप इसमें आए तो सवाल भी हो। अच्छा इमरान मीर साहब, एक और इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली बस वक्त कम है, हम चाहेंगे इस पॉइंट को भी कैटर करें। जो अदालती महाज पर एक अहम मोड़ सामने आया है, सदर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल पर दस्तखत किए और कहा जा रहा है कि इससे नवाज शरीफ हो या जहांगीर तरीन हो, उनको जो ताहयात नाअहली है उसके खिलाफ अपील का हक मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जो ताहयात नाअहली वाला मामला है
इससे रिलीफ मिल सकता है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या नवाज शरीफ हो, और उनकी जो वापसी है उसका रास्ता स्मूथ हो सकता है? अच्छा, मैं एक इससे हट के थोड़ी सी इसी से जुड़ी हुई एक बात करूं। देखिए, वो कहते हैं ना कि बाद का जब इस तरह सा मामला होता है ना, तो आप 2 3 4 धड़े होते हैं ना, एक को पकड़ के ना बीच में से उसको खूब उसकी मार कुटाई करते हैं, तो बाकी जो है ना सहम जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि अच्छा भाई ये काम इनके साथ हो रहा है तो ये काम मेरे साथ भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी जो हम वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवनेस देख रहे थे ना जो अदलिया की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो उस लेवल पे जाएंगे। और जिस तरह से इल्जामात की बौछार उनके ऊपर भी थी, तो मेरा ख्याल है वो भी एक अब स्टेप बैक करेंगे, वहां भी जरा थोड़ा सा होश से काम लेंगे, वो भी कोशिश करेंगे कि जरा इसको देखभाल के करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए भी इस तरह से आसान है कि आप वो एक वन वे जैसे कहते हैं ना, वन वे नहीं ले पाएंगे। अच्छा, एक इस सारे सवालों के और इन सारी बहस के बीच में हम तो अपने सेगमेंट के अंदर जब भी बात करते हैं जरूर ये बात करते हैं, मलूज़े खाते रखते हैं, भूल हम ये जाते हैं कि इस मुल्क में 23-24 करोड़ आवाम भी हैं, और जहां पे इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स पीडीएम कर रही है, कोई ऐसा बयान नहीं है जो इमरान खान से हटके कुछ हो। चाहे हमारी वजीर इत्तलात माशाल्लाह वो भी आती हैं, वो भी यही राग अलापती है, और जितने भी हमारे हुकूमती नुमाइंदगान हैं, कोई पैरेलल स्ट्रेटजी नहीं है इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए। अगर है तो आवाम को नहीं बताया जा रहा। हम नहीं देखते कि कोई हमारे सामने कोई टास्क फोर्स कायम की गई हो कि हम इस इकोनॉमिक क्रंच से कैसे निकलें, कोई बात की गई हो, इसको आवाम के सामने लाया जाए। आप इस पे हुकूमत के रवैये को क्या कहेंगे? इमरान खान को अगर आप माइनस कर भी दें तो आप अपनी इकोनॉमिक जो अपनी पॉलिसीज हैं उसको लेकर आप आवाम में कैसे मकबूल होंगे इस महंगाई के साथ, इस इन्फ्लेशन के साथ? नहीं, देखे पॉलिसी है क्या? पॉलिसी तो कुछ भी नहीं है ना। देखे ना, इक्तदार तो साल से पीछे भी हम देखें तो यही सियासी पार्टियां थी ना। आज हम कोई नए कोई चेहरे धुला के कोई इनको मुंह धुला के तो वापस ले आए, तो ये इस तरह से तो नहीं होता। ये तो बरस से ये पार्टियां हैं, और ये हम देख रहे हैं कि कितना के इनके अंदर विजन है, कितना की ये चीजें आगे लेके चल रहे हैं। अब मैं छोटी सी तकलीफ दे बात है, मैं 10-12 दिन के लिए मुल्क से बाहर था, मतलब चीजें देखते हैं हम वहां पे। जो ही आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो आपको लगता है कि ये मुल्क जो है ये ऑटो पे चल रहे हैं, ऑटो पायलट है, और हर चीज ट्रैफिक से लेके सारी चीजें उनका कहीं आपको। आप लंदन से तो नहीं होके आए बानी सर? लंदन से नहीं होके आए। मैं कहने का मकसद ये है कि देखें, दुख होता है, तकलीफ होता है। मैं दुबई गया हुआ था, यूएई के रास्तों में मिला मुझे जाने का, कुछ मीटिंग्स थी, तो वहां हम देखते हैं कि सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं, सिस्टमेटिक हैं सारी चीजें। लेकिन हम जब यहाँ पे वापस आते हैं और देखते हैं कितनी तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि हमारे यहाँ पे हर चीज, हमारे पास मौसम भी है, हमारे पास सब्ज मैदान भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुल्क कैसे है जैसे जंगल बना हुआ है। इमरान साहब, कथा कलामी की मदद, मुल्क तो हमारा भी ऑटो पे ही चल रहा है, वैसे चल रहा है, ऐसे लग रहा है। वो ऑटो बस पता नहीं कौन सा, वो ऑटो रिक्शा पे चल रहा है, फिर पे चल रहा है। जबरदस्त, ठीक हो गया, नहीं तो हाँ ठीक हो गया। ऑटो वाला। थैंक यू वेरी मच इमरान मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत डिटेल एनालिसिस तो नहीं हम कर पाए, बट जो भी हम बातें कर सकते थे इस वक्त के अंदर, हाँ हल्का फुल्का जो भी मामला चल रहे हैं इसमें मुल्क के कुछ अच्छे नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उनको एड्रेस किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एड्रेस करने से जो बाब इख्तियार है उनको होश तो नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे इस मुल्क की किस्मत बदले, हालात बेहतर हो। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट में एक ही चीज़ है इस वक्त जो जेर बहस है, जिस पे मुसलसल बात हो रही है, वो है एशिया कप का इनेकाद, कि उसका इनेकाद कहाँ पे होना है, होना भी है या नहीं भी होना। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले हाइब्रिड मॉडल दिया, उसके बारे में खबरें पहले ही आई कि शायद भारत ने उसको तस्लीम कर लिया, फिर खबरें आई कि नहीं, भारत ने उसको तस्लीम नहीं किया। इस वक्त मुस्तकबिल क्या है एशिया कप का, और क्या वाकई एशिया कप हो पाएगा या नहीं है, वो सारे सवाल है, इसका जवाब हमने लेना है। यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उनसे ज़रा सवाल से उनका तजिया भी लेते हैं और खबर भी जानते हैं कि उनके पास क्या है। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुना। ऐसा जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, लगता है कि एशिया कप खटाई में पड़ रहा है। क्या पाकिस्तान ने जो इससे पहले स्टैंस लिया था कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, नजम सेठी साहब ने बड़ी हेडलाइंस बनवाई थी, हो क्या रहा है, होगा एशिया कप? देखिए, अभी तक तो एशिया कप पर सियासत ही हो रही है। इंडिया जो पहले से करता आ रहा है कि हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, उसकी जो सियासी चालबाजी है वो अभी तक जारी है। अभी आपको याद होगा कि IPL का फाइनल हुआ जिसमें उन्होंने
श्रीलंकन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे उनको भी मदऊ किया था वहाँ पर, ताकि एशिया कप के हवाले से बातचीत कर सकें, उनको आराम किया जा सके कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाइब्रिड मॉडल है ये इसको अपडेनाई करें, ताकि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर इसका जो इनका आगाज़ करें। तो ऐसा अभी तक तो लग रहा है कि इंडिया अभी तक अपनी चालों में कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान में भी अभी हिम्मत नहीं आ रही, और उसका मुजाहरा ये है कि जो ICC के हुकाम है वो भी पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गए हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का जो एक स्टांस था इस हवाले से कि अगर हम एशिया कप के लिए इंडिया की टीम यहाँ पर नहीं आती तो हम भी सोचेंगे कि इंडिया वहाँ जाकर पाकिस्तान में खेलना कि वहाँ नहीं खेलना है। तो इस हवाले से लगता है कि कुछ ना कुछ बर्फ पिघलेगी। और तो इस वक्त हम क्या एक्चुअली हमारा जो फोकस है वो इंडिया को खिलाने पर है, या हम एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव डील? हमारा फोकस किस पे, क्रिकेट बोर्ड फोकस किस पे किए हुए है इस वक्त? क्रिकेट बोर्ड की पहली जो तरजीह है वो ये कि एशिया कप हो, और उसके जो कुछ मैचेस हैं पाकिस्तान में, कुछ जो न्यूट्रल वेन्यू पर चाहे UAE में हो चाहे इंग्लैंड में हो, वो ये चाहता है कि एशिया कप हर हवाले से यकीनी बनाया जाए। लेकिन इंडिया आपको पता है उसने, क्योंकि वर्ल्ड कप अक्टूबर में करवाना है, 5 अक्टूबर से वहाँ पे इंडिया का मेला शुरू होगा, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि अपना मेला सजाए एशिया कप की सूरत में। तो वहाँ पर 2 मैचेस भी होंगे, जिससे अगर वो एशिया कप होने में कामयाब हो जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाने में कामयाब हो जाता है, तो उसकी जो वर्ल्ड कप के हवाले से एक हाइप बनी हुई है वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि 2 मैचेस वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के होंगे, लोगों की गैप बड़ा कम होगा। तो इस इंडिया की पूरी कोशिश है कि ये एशिया कप इस बार ना हो, क्योंकि अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, उसका ये सारा फैसला होगा, इसमें जिसके जो सदर हैं वो जय शाह हैं, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं, उनकी जो पूरी कोशिश है कि ये हाइब्रिड मॉडल भी खत्म किया जाए और ये एशिया कप इस साल ना, अगले साल इसको मुलतवी किया जाए। लेकिन इसका नुकसान तो दोनों को ही होगा। अगर पाकिस्तान को इसका नुकसान भुगतना है तो इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा। वो सिर्फ हाइप के लिए इतना एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसको इस तरह से तो नहीं कर सकते। देखिए इसमें थोड़ा सा जो एक इशू है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो सारी की सारी आप समझ लें कि इंडियन लॉबी है। जबकि जो वर्ल्ड कप होगा वो सारे का सारा एशियन ICC के पास है, और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है ये नहीं चाहेगा कि जो ICC कहीं उसका बाइकआउट किया जाए, क्योंकि असली तौर पे आप बाइकआउट कर भी नहीं सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि एशिया कप भी हो, और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान की जो टीम है वो ये भी गारंटी लेना चाहती है कि अगर हम इंडिया में जाकर खेलते हैं तो क्या यकीन दहानी इस बात की है कि ICC करवाने में कामयाब होगा कि जवाबन 2025 में जब यहाँ पर ICC चैंपियन ट्रॉफी भी वहाँ पर भी इंडिया खेलने के लिए आए, तो ये वो सारे मामला है जिसके लिए ICC के नहीं, ये तो यूसुफ भी इंडिया तो फिर स्पॉइल कर रहा है ना, ये तो खुली बदमाशी है। कल वैसे IPL फाइनल के अंदर जय शाह के बड़े वाहियात किस्म के इशारे भी बड़े वायरल हो रहे थे, आपने देखा होगा जब वो बैठे हुए थे क्राउड के अंदर। इट डजंट लुक लाइक कि वो दुनिया के जो उनका दावा है सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड को वो हेड करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो कर रहे थे। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास क्या कोई लीगल ऑप्शन नहीं है? जो कि ये तो टोटली पाकिस्तान को एक सेट असाइड करने वाली बात है ना, कि जी हम आपके मुल्क में भी नहीं खेलते, हम बाहर भी नहीं खेलते, लेकिन आपको आना पड़ेगा और हमारे पास खेलना पड़ेगा। तो कोई लीगल ऑप्शन है हमारे पास? कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। तो ये तो ज़ाहिर है क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये दोनों इवेंट्स होते हैं। एशिया कप ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल इससे करवाना था उस, लेकिन वो श्रीलंका की बारी उसको दे दी क्योंकि कोविड वगैरह उस वक्त आ गया था। तो अब ये क्योंकि एक बड़ा इशू है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं चाहता कि वो रेवेन्यू जो है वो ज़ाया पाकिस्तान को ना मिले। जबकि इंडिया की तो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के पास कुछ भी ना हो, वो पाकिस्तान सिर्फ खाली करता है। कहीं किसी कोने में दिमाग के हमारी क्रिकेट बोर्ड की ये बात है कि हम वर्ल्ड कप खेलने ना जाएं अगर ये नहीं होता, कहीं ये कंसिडरेशन है या बस ऊपर से बयानबाजी है, अंदर से हमने चले ही जाना है? देखिए अभी तक तो हमारा जो मौक़िफ़ ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप इंडिया या नहीं होता खेलने आता वो पाकिस्तान के साथ या न्यूट्रल वेन्यू पर भी वो उसको पोस्टपोन कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो ना जाइए, हम मुजाहरा कर तो सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि इससे नुकसान होगा ICC को भी, और क्योंकि ये खेल पीस के पैगाम देते हैं। ICC भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान किस तरह का जो बाइकाट है वो करना चाहिए उसको, और इसीलिए जो ICC के चेयरमैन आए हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव इसीलिए आए कि ये जो दोनों टीमों के दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान एक टेंशन है, एक जो सियासी तनाव उसको थोड़ा कम किया जाए, कूल डाउन किया जाए, और कुछ ले और कुछ दो की बुनियाद पर इसमें थोड़ा सा मामला पाकिस्तान के हक में हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर एक ऑप्शन वो है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान टीम ये इनकार करती है मैच इंडिया के साथ नहीं खेलते, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान इंडिया को हो सकता है। ये बहुत अच्छा है, फॉरफिट किया जाए। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी कि वहाँ पे जाएं, इंडिया के साथ नहीं खेलें, कहीं हम नहीं खेलते भी, हम मुतमईन नहीं है,
तो कर सकते हैं। वी गॉट द स्टार प्लेयर्स। इंडिया की टीम तो रैंकिंग में कहीं स्टैंड नहीं करती है। अभी हम नंबर 1 पे थे, वो नंबर 3 पे थे, अभी शायद थोड़ा सा फर्क पड़ा। खैर इस पर हम बात करते रहेंगे। इससे पहले कि हम जाए, आज पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर, अंजू भाई थैंक यू वेरी मच, आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के जो मायनाज क्रिकेटर और फास्ट बॉलर फजल महमूद साहब हैं, आज उनके मद्दाह उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। फजल महमूद साहब 18 फरवरी 1927 को लाहौर में पैदा हुए और मुत्तहिदा हिंदुस्तान में शुमाली पंजाब की क्रिकेट टीम से रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उन्होंने आगाज किया। क़याम पाकिस्तान के बाद 18 अक्टूबर 1952 में भारत के खिलाफ खेलकर पाकिस्तानी टीम से अपना करियर शुरू किया। 10 साल बाद 16 से 20 अगस्त 1962 में इंग्लिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेलकर क्रिकेट को अलविदा कहा। लखनऊ में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो टेस्ट मैच जीता, उसमें फजल महमूद ने 94 रन देकर 12 विकेट्स हासिल की और जीत में अहम किरदार अदा किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ से गेंद कराने वाले मीडियम फास्ट पेस बॉलर थे। उन्होंने 34 टेस्ट मैचेस के अंदर 139 विकेट्स हासिल की और 13 इनिंग्स तो ऐसी हैं जिसमें उन्होंने तकरीबन मुसलसल 5 विकेटें हासिल की। ये भी उनका एक एजाज है। 112 इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जिसमें उन्होंने 466 विकेटें हासिल की। बिल्कुल, फजल महमूद साहब को हम याद कर रहे थे, आज उनकी 18वीं बरसी है। इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। जब भी आप कुछ बड़ा करने की ठानते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं और दरकार भी होती हैं। दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाना हर कोई चाहता है, मगर उसे हकीकत के रूप में ढालना किसी किसी के नसीब में ही आता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जिनका ताल्लुक जो सूबा सिंध से है और माउंट एवरेस्ट सर करने वाले सिंध के पहले को पैमा है। हम बात करें जी असद अली मेमन की, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को सर किया है। और इससे कबल अगर बात करें तो असद अली मेमन ने अफ्रीका और अमेरिका की बुलंद तरीन चोटियों को भी सर किया था। असद वो वाहिद एशियाई और पाकिस्तानी कोपहमा थे जिन्होंने 14 घंटे में 5895 मीटर्स बुलंद इस चोटी को सर किया है। जबकि दीगर कोपहमाओं की बात की जाए तो इस चोटी को सर करने में 5 से 7 दिन लगते हैं। अरे क्या बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। असद अली मेमन इज जॉइनिंग अस। लाड़काना सिंध से इनका ताल्लुक है, उनसे जरा बात करते हैं। असद, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम आपको होस्ट कर रहे हैं, चूँकि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती है। वेयर डिड दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एंड कैसे हुआ ये, इस तक पहुँचते कितना वक्त लग गया? सर 6 years टू बी एग्जैक्ट। और इन 6 सालों में आपने जैसे खुद जिक्र किया, आपने खुद मेरी पूरी अपनी बायोडेटा बताई एंड यू टोल्ड मी हाउ मेनी माउंटेन्स आई क्लाइंब। मुश्किल जर्नी थी। आज से 6 साल पहले जैसे आपने खुद जिक्र किया, मैं लाड़काना में था एंड फ्रॉम देयर आई एक्चुअली स्टार्टेड। और पता नहीं था कि मैं आज आपके सामने बैठूंगा और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को कामयाबी के साथ सर करके, पाकिस्तान का नाम रोशन करके, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके मैं यहाँ पे आऊँगा। सो दिस इज़ अगेन मेरे लिए खुद एक प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए खुद एक यूनिक चीज़ है। एंड आई एम रियली हम्बल्ड के मुझे आप लोगों से, मेरे वतन से, मेरे अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला। जबरदस्त। असद, आपका ताल्लुक लाड़काना सिंध से है और आप सिंध के पहले को पैमाए जिन्होंने ये अचीव किया है। कैसा लग रहा है इसके बाद? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जाते हैं पाकिस्तान से, इस चोटी को सर भी करते हैं, हम मिलते भी हैं, लेकिन अपने इलाके से, अपने सूबे से कैसा रिस्पॉन्स था इर्द गिर्द वाले लोगों का? मैं अभी पहुंचा हूँ। पहले तो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि मैं रात को ही पहुंचा हूँ एंड मुझे खुद नहीं पता कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ। अरे वाह, ये तो फिर देख लेना हमारी लोगों को पता चल। एग्जैक्टली हैविंग सेड दैट, एक मिथ होती है, लोग कहते हैं कि जो लोग पहाड़ों पे पैदा हुए हैं, पीपल हु आर बोर्न इन द नॉर्थ आर एक्चुअली हैविंग दिस एबिलिटी, या कह लें कि उनमें एक खुसूसियत होती है कि वो जाके दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर सकें। मैंने इस मिथ को चैलेंज किया
ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि मैंने इसको सक्सेसफुली बेक भी किया एंड आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ के मेरा ताल्लुक उस ज़मीन से है जहाँ पे पहाड़ का नामो निशान नहीं है एंड आई एक्चुअली वेंट ऑल द वे टू द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सो ये एक मोटिवेशन है उन तमाम नौजवानों के लिए जो मेरे शहर लाड़काना या इवन कराची देख लें जहाँ पे पहाड़ों से ये जो मोहब्बत है ये जागी कहाँ से आपके अंदर? आई मीन वाकई सिंध के अंदर या जहाँ से आपका ताल्लुक है ये तो गर्म इलाके हैं, पहाड़ों का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, तो ये मोहब्बत जागी कहाँ से कि आपने माउंटेनियरिंग की तरफ जाने का फैसला किया? आज से कुछ अर्सा पहले इत्तेफाक से मुझे मौका मिला था इस्लामाबाद जाने का। आई वेंट टू इस्लामाबाद और जब आप इस गर्म तरीन इलाके से निकल के इस्लामाबाद जैसे शहर में जाते हैं जहाँ पे मौसम एंड ब्रीज एंड एवरीथिंग वो सर्द है, तो वहाँ पे मुझे ये एक्टिविटीज लोग करते हुए दिखे एंड वहाँ से एक्चुअली ये एक स्पार्क छोटा सा मुझ में आया कि यार ये लोग आई सॉ पीपल रॉक क्लाइंबिंग, वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। वहाँ पे मरगला हिल्स होती हैं, वहाँ पे लेक व्यू पार्क है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आज से 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पे मैंने लोगों को करते हुए देखा, मेरी वेकेशंस थी और मैं ऐसे ही इस्लामाबाद गया था दोस्तों के साथ एंड फ्रॉम देयर दिस इट वाज अ टर्निंग पॉइंट यू कैन से। और वहाँ से मुझे बेसिकली इस चीज़ का शौक हुआ एंड देन फ्रॉम आई वेंट टू नथिया गली, फिर मैं नारायण कागान गया एंड फिर वहाँ से हाइकिंग, फिर बर्फ़ से ज़्यादा इश्क होना शुरू हुआ एंड फिर वो मुझे इक्विपमेंट पसंद आना शुरू हुआ। देन आई एक्चुअली स्टार्टेड अटेंडिंग वर्कशॉप्स के ये रस्सियाँ क्यों होती हैं, क्या होती हैं, हार्नेस क्या होती है। तो ये बेसिकली इट वॉज स्केटर्ड काइंड ऑफ शौक। फिर वो पैशन में तब्दील हुआ, पैशन से फिर वो एक्चुअली इट स्टार्टेड कह लेना कि एक वो जुनून की हद तक वो चला गया। फिर मैं 7 समिट्स में लग गया। 7 समिट जैसे आपने खुद जिक्र किया कि अफ्रीका की चोटी को मैंने सर किया, अमेरिका एंड एवरीथिंग। सो ये एक 7 समिट्स का एक शौक है जो अभी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी आने वाली एक क्लाइंब है दिसंबर में, उसकी तरफ मेरा फोकस है। किधर जा रहे हैं, किसको क्लाइंब करने वाले हैं आप, किस चोटी को, और उसके लिए क्या तैयारी हो रही है? ऑब्वियसली अभी आप होकर आए हैं, आपने माउंट एवरेस्ट को किया है, अब आप आगे अपने समिट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। किस तरह से होती है तैयारी? मेरा अभी नेक्स्ट फोकस है अंटार्कटिका में। 7 समिट्स का पार्ट है, एक पीक है जिसको आप माउंट विंसन बोलते हैं। ये जो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, सिर्फ बर्फानी एरियाज है, मोस्ट रिमोट एंड साउथ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन। दिसंबर में मेरा इसका प्लान है इसको क्लाइंब करने का। अभी तो आई एम जस्ट बैक फ्रॉम एवरेस्ट, आई एम रिकवरिंग, और 1-2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह मेरी एक प्रिपरेशन, एक डाइट तो असल यूजुअली जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि वो सर्दी के अंदर रहते हैं, यूजुअली पहाड़ों के अंदर रहते हैं, और वो जब पहाड़ चढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा उनकी बॉडी उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लेती है। लेकिन आपका चूंकि सिंध से ताल्लुक है, गर्मी के इलाके से ताल्लुक है, तो जाहिर बात है आपकी बॉडी भी उसको इतना वक्त लगा होगा उसको एक्सेप्ट करने में। सो कितना टाइम? मैं मज़े की बात बताऊं आपको, मैं जब यहाँ से निकला और बेस कैंप पहुंचा हूँ, बेस कैंप वॉज -25 एवरेस्ट बेस कैंप हवाओं के साथ। यू वुड बी सरप्राइज कि -25 में मेरी बॉडी, मुझे 3 हफ्ते लगे सिर्फ अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर पे सोने में। अब मैं चलने की, मैं क्लाइंबिंग की, मैं हाइकिंग की, मैं ऊपर जाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं सोने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कराची से निकल के जहाँ पे हम 2-2 AC चला के कमरे में सोते हैं मैं गया हूँ एवरेस्ट बेस कैंप में, नॉट द समिट। समिट तो -40 प्लस था। ये सिर्फ बेस कैंप की बात बता रहा हूँ जहाँ पे मुझे 3 हफ्ते लगे सिर्फ अपनी बॉडी को सोने में एडजस्ट करने में, ताकि रेस्ट कर सकूँ एंड वो कर सकूँ। सो दिस इज वेरी हार्ड। लोग आसान कहते हैं, लोग कंपेयर करते हैं एवरेस्ट को कि यू जस्ट पे मनी एंड यू क्लाइंब इट। सर, दैट्स द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आप उसकी मुश्किलात, आप उसकी डिफिकल्टीज, आप उसकी सैक्रिफाइसेस, आप उसकी हार्डशिप्स बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। असद हिंदी, मेरे पास लास्ट 1 मिनट, कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें आप अपने देखने वालों को जिन्होंने आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया? स्पेशल थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं अभी जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था, या आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू क्लाइंब
एवरेस्ट विदाउट देयर फाइनेंशियल सपोर्ट। अ बिग थैंक यू टू मुर्तज़ा वहाब साहब जिन्होंने मुझे बैक किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड एक छोटा सा मैसेज फॉर माई यंगस्टर्स, मैं कर सकता हूँ, मैं लाड़काना से निकल के दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर कर सकता हूँ। पहले अटेम्प्ट में मुश्किलात हार्डशिप्स थी, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि सिंध में वी नीड टू प्रमोट दिस हाइकिंग स्पोर्ट्स। हर जगह पे है, नॉर्थ में है, लेकिन अगर we have to support this. I think अब आप डेफिनेटली एक फ्लैग कैरियर के तौर पे सामने आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सिंध में से अब और माउंटेनर्स निकलेंगे और आप उनको ट्रेन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लाइंब। जब भी आप करें ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम उसको भी कवर करें और आपसे दोबारा मुलाकात हो। असद अली मेमन माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले सिंधी भाई हमारे मौजूद हैं। सिंध से चूँकि इनका ताल्लुक है तो हमें ज़्यादा फख्र हुआ चूँकि यूजुअली उस बेल्ट से लोग आते नहीं हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हम अपने सेगमेंट की तरफ जाने से पहले किचन में जाएंगे जहां पे आमना इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। आमना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं आज? मेन्यू में क्या है? जी आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड सैंडविच बना रहे हैं। एग सैंडविच है, ये स्टफ्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और साथ में हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट मैंगो डेजर्ट बनाएंगे। हम लोग शॉर्ट्स की तरह बनाएंगे इसको और साथ में रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनेगा, फालसा ड्रिंक बन रहा है। तो बस इन्हीं चीज़ों की तैयारी चल रही है। मैंगो जी, मैंगो एंड चॉकलेट। ठीक है, आप अपना काम शुरू करें। मीनवाइल हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं और हम अपने देखने वालों को किचन में हौसला दे दिए कि हमारे किचन में आज कुछ बन रहा है, वर्चुअली आप खा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते और अपना सेगमेंट दिखाते हैं। चूंकि रमजान नहीं है तो हम भी खाएंगे। सेगमेंट है हमारा मेरा पाकिस्तान और फैरा फैज आज अजोका थिएटर के हवाले से बता रही है। भाई मेरा बहुत ही पसंदीदा है और जब मैंने अजोका के प्लेस देखे हैं ना, मैं इनका मजीद मेरे जो ना हमदर्दियां और मोहब्बत बढ़ती गई है। देखते हैं आज अजोका थिएटर के हवाले से फैरा क्या बता रही है मेरा पाकिस्तान। शहनशाह औरंगजेब की वफात के बाद मुगल सल्तनत का जवाल हो रहा सी। मुगल नवाब ते हिंदुस्तानी राजे आपस में गुत्थम गुत्था सन ते दूजे पासे बागी सिख सरदार बंदा सिंह बैरागी ने पंजाब विच अत मचाई हुई सी ते मुगल सिपाही ओदी टोह विच सन। मेरे पीछे ने जो मैंने बचा सके तो बचा लो। असी ते आप जान बचाते फिरना बेटिया। इत्थे कोई मुजरम ते नहीं आया कीड़ा। कसूर वजते सारे कसूरवार होंदे ने, बेकसूरा कोई भी नहीं। ओए ओ बड़ा खतरनाक है, मुसलमाना का सब तो बड़ा दुश्मन बंदा सिंह बहादुर। तू बुल्ला है ते तू बंदा है तो मैं तेनू जानना। अच्छा किस तरह जानना है? मैं कौन ना भला हो सकता तेरी वजह नाल मम्मी अपने आप को सियान लवा। हुक्मरान तेनू अपने लिए मुसीबत समझते ने ते मुल्ला तेरी मुसलमानी ते शक करते ने। ते तू की समझना है बंदिया? और मेरे लिए तो तू एक मुसलमान है। जद मैनू अपने गुरुआं दे कतल दा वाकया याद आंदा है, वस्तियां बलदियां हुई नजर आउंदियां ने। और मैं पूरे पंजाब नू तहस नहस कर दिता है। तू दुखां दी जुल्मां दा जवाब अपनी सूफियाना शायरी नाल दे दिया। दूजे पासे बंदा सिंह बैरागी जेड़ा कि अपने बयान दी अग विच आपे झुलस गया सी। उन्हें मुगल फौजा दे अगों इबरतनाक शिकस्त। ये रस्सियां च किनू बने होया जी? बंदा कीरा बंदा सिंह बहादुर। आहो शहनशाह होरां दी ख्वाहिश मुजब इनू दिल्ली ले जाया जा रहा है। एक इंसान नु इस तरह रस्सियां च क्यों बने होया जी? इंसान नहीं जानवर है। सत श्री अकाल बुल्ले शाह जी। मैं तेनू आखे सी ना बंदिया, जुल्म ते नफरत दा सिलसिला रोक दे। जुल्म नु जुल्म राही नहीं डकिया जा सकता मेरे भरा। और तुसी दसो बुल्ले शाह जी, और तुसी प्यार मोहब्बत दी ज़बान बोल के की खट लिया? मैं की दसा, मैं ते आप शहर बदर होके जा रहे हैं। शहर बदर हो रहे हो तो खबरें मैं जानो। और पर मैं स्कूल में बुल्ले शाह और मैं अपने गुरुआं दे कतल दा बदला ले लिता है। पर तेरे स्कूल खराबे नाल पंजाब च अमनो अमान ते कायम नहीं हो गया। जुल्म
मेरे भरा। बुल्ले शाह अब तेरे और क्यों नहीं जानते? जे जानते ने ते बोलते क्यों नहीं? जे बोलते ने ते गज वज के क्यों नहीं बोलते? जे गज वज के बोलते ने तो उन्होंने आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? कसूर दे नवाब काजी ते मुफ्ती मिट्टी नाल मिट्टी हो गए ते उन्हों दा नाम लैण वाला भी कोई नहीं। पर बुल्ले शाह अज भी उन्ना ही तगड़ा है जिन्ना 250 वरिया पहला सी। रिहर्सल चल रही है यहाँ पर? जी रिहर्सल्स चल रही हैं। सर अगर ड्रामे की हम बात करें तो ड्रामे में गुफ्तगू इम्पोर्टेंट होती है, गुफ्तार इम्पोर्टेंट है या किरदार को मजबूत होना चाहिए? ड्रामा मजबूत होना चाहिए, विच मीन्स कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कोई टेंशन होना चाहिए। डायलॉग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अजोका की अगर हम बात करें तो क्या मकसद था इसको बनाने का? मकसद था कि सोशली मीनिंगफुल थिएटर, कि आप अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कोई अगर नाइंसाफ़ी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, कोई लोगों की एम्बिशंस है सोसाइटी की वो बयान करना चाहते हैं, तो उसका एक रास्ता थिएटर के ज़रिए भी होता है कि आप एंटरटेनमेंट भी होती है, साथ साथ आपकी एक अवेयरनेस भी बढ़ती है, लोगों की इस्लाह भी होती है। जी हाँ, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। थिएटर जो है वो तो एक स्लाइस ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की एक झलक है। तो ये अजोका की जो 39 साल की हिस्ट्री है वो इस दीवार पे लगी हुई है। मुख्तलिफ प्लेस जो हमने किए और मुख्तलिफ जगहों पे किए, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूके में, यूएसए में। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे एक पोस्टर नजर आ रहा है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़। ये 1983 में, बिफोर अजोका वाज एस्टैब्लिश्ड, ये एक जुलूस निकला था औरतों के हुकूक के बारे में, जो एक जनरल ज़ियाउल हक ने कुछ पॉलिसी बनाई थी आधी गवाही वाली। उसमें मदीहा भी शामिल थी, मदीहा गौर जो जिसने बाद में फिर जिन्होंने ये अजोका को फाउंड किया। सो दिस वाज व्हाट ट्रिगर्ड और व्हाट इंस्पायर्ड मदीहा टू एस्टैब्लिश अ थिएटर ग्रुप। तो आपकी नज़र में एक निखरा हुआ फनकार क्या है? देखिए जी, फनकार को बड़ा ज़रूरी है कि अपने माशरे से उसका लिंक हो। अगर माशरे में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, माशरे में कोई मुनाफिकत है, उसका इजहार फिर वो एक खूबसूरत अदाकारी के साथ, खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ करे। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू, माय प्लेजर। क्या स्पार्क है आजकल की यूथ में एक्टिंग को लेकर? भरपूर टैलेंट है जी, एंड व्हाट इज़ नीडेड इज़ सिंपली कि उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और वो टैलेंट जो है उसको एक पॉलिश करने का मौका चाहिए होता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई इवन बच्चों के साथ हमने काम करना शुरू किया वह 6 ऑनवर्ड ईयर्स के साथ, क्योंकि जो रियल इफेक्टिव चेंज है वो द यंगर द बेटर। आपकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? आप वोकल्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं या फिर आप जो है कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं? हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। जो फर्स्ट मंथ पे हम बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, वॉइस और स्पीच पे फोकस करते हैं। सेकंड मंथ पे फिर हम स्क्रीन और फिल्म टेलीविजन की एक्टिंग की तरफ आते हैं। थर्ड मंथ में फिर हम इनकी जो फाइनल परफॉर्मेंसेज हैं उस तरफ आते हैं, क्योंकि सिर्फ सिखाना मकसद नहीं है, उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो। थिएटर को सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, हम तो अभी तक सामना करते हैं। देखिए वो कहते हैं इन पीरियड्स ऑफ सप्रेशन जो आर्ट है वो इनफैक्ट उसको मौका मिलता है, क्योंकि जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकाल लेते हैं। अच्छा, हम जो थिएटर देखते हैं वो 2 से 3 घंटे का होता है, ऑडियंस आती है, एंजॉय करती है और चली जाती है, लेकिन उसके पीछे कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितना टाइम लगता है उसके ऊपर, कितनी मेहनत होती है? भरपूर मेहनत लगती है। हमारे जो स्टूडेंट्स स्पेशली होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता है इस चीज़ का, हमारी जो कोर टीम है उनको तो पता है, लेकिन उसमें अगेन वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो एक लाइफ लॉन्ग तक आपको याद रहता है, क्योंकि बाकी जो आपके प्रोफेशनल फील्ड होती है, बाकी आपकी जो बाहर की लाइफ होती है, दैट इज डिफरेंट। कोई एक्टर अपनी लाइन स्किप कर जाता है या वो उस टाइम उसको कैच नहीं कर पाता है, तो फिर उस तरह की सिचुएशन में आप लोग किस तरह से ट्रेन करते हैं अपने स्टूडेंट को? क्या करना? वो जो प्रेशर होता है ना, वो आम बंदा तो तसव्वुर नहीं कर सकता है, वो जिस तरह का वो उसमें होता है। खुदा ना खास्ता कभी वो ज़्यादा कुछ मसला हो जाए तो मैं इनको ये डरा के रखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को पहली परफॉर्मेंस से पहले कि सही तरह लाइनें याद करो। ये अगर स्टेज पे कभी इस तरह हुआ तो ये ज़िंदगी में इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट आपको कभी नहीं होगी।
इम्प्रूव होता है, ये इम्प्रोवाइजेशन की एक्सरसाइजेस गेम्स होती हैं, तो मकसद ही यही होता है कि इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग तो कैसे उसको आपने हैंडल करना है। थैंक यू सो मच निर्वाण फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, फन की नशोनुमा के लिए प्लेटफॉर्म और फनकार दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। अजोका थिएटर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर फनकार अपने आप को मनवाते हैं और नाटक दरअसल हकीकत की ही अक्कासी करता है। उम्मीद करती हूं कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे जो है कि इकोनॉमी, और बजट के हवाले से भी बात करेंगे। 2023-24 बजट की आमद है। हर कोई मुंतजर है कि जी आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, मगर ये बात तो तय है कि ये बजट IMF प्रोग्राम के बगैर ही बनेगा, क्योंकि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मानी मगर IMF ताहाल नहीं माना। गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना इसहाक डार से सहाफ़ियों ने कुछ सख्त सवालात किए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या IMF से मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है, तो इसहाक डार साहब गुस्से में आकर उन्होंने जवाब दिया, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? साफी ने फिर कहा, आपको पहली बार मुश्किल मौशी हालात मिले और आप मैशत संभाल नहीं पा रहे। हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है, आपने जो फैसला देना है दे दें, ऐसा कहा इसहाक डार साहब। बिल्कुल जी। दूसरी जानब FBR हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत मैशत को इस्तेहकाम देने और तरक्की पर गामजन करने के लिए काम कर रही है। हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली बजट 2023-24 पेश करेगी, जिसमें कारोबार को फरोग देने और मुल्की मैशत पर फोकस किया जाएगा ताकि मुल्क में जो सरमायाकारी है इसको फरोग देकर बरामदात को बढ़ाया जा सके, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जाए, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जाएं और महंगाई पर भी कमी लाई जाए। उधर डॉलर की उड़ान ऊंची है। ओपन मार्केट में 311 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर यह डॉलर पहुंचा है। इंटर बैंक में भी हालात अच्छे नहीं हैं, हाल किस जानिब जा रही है और इसहाक डार साहब की तसल्लियां किस हद तक ट्रस्ट वर्दी हैं, इस पर हमने बात करनी है। खुरम शहजाद साहब हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सिंस 1961 आई बिलीव मोर देन 100 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ एंड ऑन अपने सॉवरेन डेट्स के ऊपर डिफॉल्ट किया है, और वहां पे जो सूरत हाल बनी वो बड़ी दिलचस्प रही। और अगर मैं सिर्फ श्रीलंका की मिसाल दूं तो श्रीलंका के अंदर कहते हैं कि कोलंबो में भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो सिनेमा हाउसेज हैं, वो भरे नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद मुल्क डिफॉल्ट कर गया। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी इससे कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। तो इस पिक्चर को, इस्लामाबाद लाहौर के अर्बन एरियाज की पिक्चर को लेकर क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड्स इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट्स? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, डिफॉल्ट की हम बार बार बात करते हैं। डिफॉल्ट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डिफॉल्ट अगर आप अपनी कोई कर्जे होते हैं वो वक्त पे अदा नहीं करते, उनकी अदायगी वक्त पे नहीं करते, तो वो डिफॉल्ट कहलाता है। अभी तक हमने कर्जे सारे अदा भी किए हैं और कुछ हमें मदद भी मिली है। कुछ हमारे फ्रेंडली कंट्रीज ने जो है हमारे जो कर्जे थे वो आगे भी किए हैं, और इसको कहते हैं रोल ओवर करना, यानी कि आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत दें, आप 1 साल बाद दे दीजिएगा। तो ये फ्रेंडली कंट्रीज ने किया है। और हमारी अच्छी बात ये है कि हमारे ज्यादातर कर्जे, तकरीबन 80-85% कर्जा जो है या तो फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से है या फिर जो है ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और पेरिस क्लब, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है। अच्छी बात है हमारी कि हमारे पास 10 से 15%, 10% भी हार्डली जो है वो कमर्शियल लोन नहीं है। ये कमर्शियल लोन जो होता है इसमें टेक्निकल डिफॉल्ट जिसे कहते हैं ना, ये कमर्शियल लोन जो बॉन्ड इशू करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में आप, ये वो होता है। श्रीलंका का ये बहुत ज्यादा था। श्रीलंका का फ्रेंडली कंट्रीज का ना होने के बराबर था। चाइना का तकरीबन 10% से ज्यादा था उनका लोन, और जो है वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सारे थे। तो देखिए श्रीलंका की इकोनॉमी भी थोड़ी डिफरेंट है, हमारी भी डिफरेंट है। उनके यहाँ टूरिज्म का ज्यादा पोर्शन था, कोविड ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। एक कॉमन जो चीज है ना, जो मैं कहूंगा कि वो हमारे यहाँ है, वो है लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी। अपने लोगों को अपॉइंट करना और मेरिटोक्रेसी को फॉलो नहीं करना, यानी कि जिसको जो जॉब आती है उसको ना लगाना बल्कि अपने रिलेटिव्स को लगाना। ये प्रॉब्लम वहां पे भी रही। जो पॉलिटिकल लेगेसीज थी वो चलती रही, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी वो वहां पे रही है, जिसकी वजह से इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। मेरिट को जो है वो उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली, तो इवेंचुअली उनके यहाँ जब डिसीजंस टाइम पे नहीं हुए तो डिफॉल्ट कर गए। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम तो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का भी, और अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट करना रादर देन ये कि मेरिट पे होना, ये हमने देखा है ओवर द पीरियड देखा है। अच्छा। ये नहीं कि इस गवर्नमेंट का किसी गवर्नमेंट का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफॉल्ट की जो बात है, 2024 में हमारा एक कमर्शियल लोन $1 बिलियन का एक हमारे पास जो है वो बॉन्ड होगा,
वो हमने पे करना है 2024 अप्रैल में। वो अगर ना कर सके तो फिर आप कह सकेंगे कि जी हम डिफॉल्ट में, अल्लाह ना अगर डिफॉल्ट में जाए, क्योंकि हमारे रिपोर्टेशन बहुत बड़े होंगे श्रीलंका के मुकाबले में, तो मुझे लगता नहीं कि हम करेंगे। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी फूड को लेकर होती है। जब भी मुल्क डिफॉल्ट करते हैं, लोगों के पास जो लिक्विड कैश होता है वो इनफ नहीं रहता कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करें, खाना खरीद पाएँ, खाना अफोर्ड कर पाएँ और इसी तरह से जो डील्स हो रही होती हैं चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, इंपॉर्टेंट जो गुड्स हैं उनकी भी कैश के अंदर हो रही होती हैं, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते आपके ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल क्या नियर फ्यूचर में आप देखते हैं पैदा हो सकती है? क्योंकि ये तो काफ़ी हद तक है कि लोगों के जो रिसोर्सेज है या जो बाइंग पावर है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी है, और जो प्राइसेस हैं इन्फ्लेशनरी वो बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हैं। अभी हम बड़ा सेंसिटिव जो है इस वक्त मरहला है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व जो है वो $5 अरब से नीचे हैं, और हमारी जो कर्जों की अदायगियां हैं वो हर साल $25 अरब हैं अगले 3-4 साल। तो देखिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो जहां तक आप इस चीज का जिक्र हम करते हैं कि जी आपके पास कितनी रिसोर्सेस है, तो डेफिनेटली रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, और हमारे पास कर्जे ज्यादा हैं, और हमारे पास टैक्सेस भी वैसे नहीं है, और जो टैक्सेस आते हैं उनको हम कहीं और लगाते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ मल्टीपल है। हमें ये कह देना कि जी हम जो है डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो ये भी ठीक ना होगा, क्योंकि डिफॉल्ट करना जो है इतना आसान नहीं है, पर डिफॉल्ट के लिए हमारे पास जो चीजें होनी चाहिए डिफॉल्ट ना करने के लिए वो भी नहीं है। मैं आपको चीज थोड़ी सी बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है एनर्जी के इम्पोर्ट्स में। एनर्जी की इम्पोर्ट्स तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है आपकी टोटल इम्पोर्ट्स का। अगर एनर्जी की इम्पोर्ट्स रुकती है या कहीं कम होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पेट्रोलियम प्राइसेस पे, एनर्जी प्राइसेस पे, वहां से महंगाई में इजाफा होगा। फिर वो हर चीज की जो है वो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है, फूड हो, मेडिसिन हो, सब्जियां हो, जो भी आप उसको ले लें। फिर आपके यहाँ फ्लड्स भी आए हुए हैं, फ्लड्स ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया $30-40 बिलियन का। तो देखिए करना क्या चाहिए, मैं वो बात करता हूँ करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए, गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी पर टैक्स करना चाहिए उसकी सही वैल्यूज पे, गवर्नमेंट को रियल एस्टेट पे टैक्स करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिटेल सेक्टर पे जो एक सर्टेन टैक्स लगाना चाहिए। 2.5 मिलियन दुकानें हैं और टैक्स ना होने के बराबर है। फिर आपको एग्रीकल्चर पे टैक्स करना चाहिए। बीच में आर्टिस्ट जो होते हैं, फार्मर और जो है रिटेल मार्केट के बीच में जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत बड़े गेन्स लेके जाते हैं, उन पे टैक्स उस तरह से नहीं होता। तो बहुत सारे एरियाज है जहां से $2 ट्रिलियन का टैक्स इकट्ठा हो सकता है, और दूसरे एंड पे अपनी जो कहते हैं ना स्टेट ओन्ड एंटिटीज, आप PIA ले लें, वापडा ले लें, रेलवे ले लें, इन सबको आप जो है इनके नुकसानात को कम करें, इनको या तो बंद कर दें या फिर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। अब लास्ट मिनट है, हम चाहेंगे आप इस बजट के हवाले से भी, जो बजट आने वाला है ऑब्वियसली हम इससे कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख रहे, स्टिल आवाम को ख्वाहिश होती है कि बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। हाउ डू यू सी दिस बजट? देखिए बजट तो मुझे लगता है कि IMF के साथ ही बैठ के बन रहा है और उनकी अप्रूवल के बाद होगा, और ये टैक्स हैवी बजट हो सकता है। गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि टैक्सेस कम हो, लेकिन टैक्स जिस तरह से बताया जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टैक्सेस है, रिजर्व कंपनियों पे रिजर्व पे टैक्स कर देना, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देना, ये कैश इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि टैक्सेस बर्डन कम करना चाहिए फॉर्मल सेक्टर में, ताकि एक्टिविटी बढ़े। टैक्सेस कम होंगे ना, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको ऐसा ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा कि ऐसा इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी और ग्रोथ आना शुरू होगी। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए टफ कॉल है, जो इसी साल इलेक्शंस भी हैं, तो ये देखना होगा कि किस तरह का बजट देती है। मुझे लगता है कि टैक्स हैवी बजट होगा। ठीक। ओके, और ये भी बताइए कि हुकूमत के पास इसमें क्वेश्चन क्या है इस वक्त, क्योंकि हम जो डेवलपमेंट बजट के बारे में भी सुन रहे थे, दैट शुड बी अराउंड 700 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है। तो हुकूमत के पास क्वेश्चन क्या है आवाम को रिलीफ देने के लिए? पब्लिक सेफ्टी की मदद के अंदर भी हम जो पैसे देते हैं वो पहले ज्यादा है, लेकिन IMF उस पर भी बहुत ज्यादा हद तक एतराज कर रहा है। सारी चीज तो कट डाउन कर लिया IMF ने, और सस्ता तेल भी हम क्या उम्मीद रखें कि आ जाएगा जल्दी? देखिए मैंने ये कहा ना कि 2 एरियाज पे आप जो है ना टैक्स लगाएं, रिटेल पे टैक्स लगाएं आप, और एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है लेकिन लगाएं, और तीसरी चीज प्रॉपर्टी पे सही वैल्यूज पे टैक्स लगाएं। आप यहाँ से जनरेट करेंगे अच्छी रिसोर्स, उससे आप रिलीफ दे सकते हैं, सही टारगेटेड रिलीफ। अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ देना ठीक नहीं है, पेट्रोलियम प्राइसेस पे रिलीफ देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इंपोर्ट बिल बढ़ाती हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि रिलीफ कहाँ से निकालें और किस सही सेगमेंट को दें। ये करेंगे तो चीज ट्रैक पे आएगी, वरना प्रॉब्लम है। ठीक है खुरम, थैंक यू वेरी प्रेजेंस, आपका बहुत शुक्रिया एनालिसिस के लिए। खुरम शहजाद मईशत के माहिर हैं, हमें इस हवाले से बता रहे थे कि वो क्या सोचते हैं बजट कैसा होना चाहिए। चैलेंजेस आर देयर, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर स्टिल इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली कहीं डिफॉल्ट करने जा नहीं रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन बहरहाल हाई रहने वाली है। इस पर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, ऐसे में हम किचन की जानिब जाएंगे और आमना के किचन में क्या बन रहा है आमना से जान लेते हैं। जी आमना, क्या क्या बन गया और क्या क्या बन रहा है? जी स्टफ्ड सैंडविच तैयार हो गए हैं, मगर मैं आपके सामने इनकी एक दफ़ा असेंबलिंग करके आपको दिखा रही हूँ। जस्ट एग्स ले लिए मैंने, उनको बीट कर लिए सिंपल जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं। थोड़ा सा इसका ट्रिकी है, इसको जब मैं ये देखिएगा ऑमलेट जब मैं बैटर पैन में डालूंगी, साथ ही मैंने एक स्लाइस जो है वो ब्रेड की उसको थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था। अब ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख देती हूँ। थोड़ी देर में ये जब इसके साथ स्टिक हो जाएगा देन फिर हम इसको टर्न आउट कर लेंगे। दूसरी तरफ जो मैंने इनकी स्टफिंग बनाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। मायो ले ली थी मैंने और 2 टेबलस्पून उसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है। उसमें आप थोड़ा सा पार्सले चॉप करके डाल लें, टमेटोज़ डाल लें और थोड़ा सा मैंने इसमें कुकम्बर या कैप्सिकम जो भी आप डालना चाहें वो डाल के एक अच्छी सी इसकी जो है वो ये देखिएगा इस तरह से कंसिस्टेंसी है, सॉस की तरह से ये बन गई है। ये मैंने एक जो अदर साइड ऑफ द स्लाइस है इसको भी मैंने 1 साइड टोस्ट कर लिया था और ये मैं इस पर अप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ में ये हमारे पास ये देखिएगा ये एग के साथ ये जो हमारा ब्रेड है ये पूरी इसके साथ स्टिक हो चुकी है। इसके साथ ही हम इसको दूसरी तरफ से टर्न कर लेंगे और इसके अंदर फोल्ड करके सैंडविच के साथ इसको हम लोग असेंबल कर देंगे। दूसरा मैं आपको जब तक ये रेडी हो रहा है मैं आपको जो चॉकलेट मैंगो डिज़र्ट है इसका बता देती हूँ। बिल्कुल ये इजी है और आप इसको देखें लुक कितनी इसकी अच्छी आ रही है। मैंगोज़ आजकल काफ़ी सीज़न में अवेलेबल हैं और उसके लिए मैंने जस्ट मैंगो कस्टर्ड बना के उसको ठंडा कर लिया था। मैंने पाइपिंग बैग यूज़ किया है, आप चाहें तो आप डायरेक्ट स्पून से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और बेस में मैंने इसके यूज़ किया है चॉकलेट स्पॉन्ज। इसके साथ अगर आपके पास नहीं है, अक्सर होता है लेफ्ट ओवर होता है हमारे पास अवेलेबल, यहाँ हम लोग उससे कर सकते हैं। अदरवाइज़ ओरियो कुकीज़ कर लें, जो दूसरी कुकीज़ होती हैं, क्रैकर्स होते हैं, वो आप बेस में क्रम करके डाल दें। देन इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया, मैंगो डाल दिए। लेयरिंग करनी है आपने, आपको पता है वो जस्ट कलर्स के साथ आपने ये सारा इसको प्ले करना है। देन मैंगो चंक्स और उसके ऊपर मैंने ये व्हिप क्रीम और फिर उसके साथ चॉकलेट मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये देखिएगा ये इस तरीके से निकल के आ गया। नाइस। फोल्ड कर लेंगे हम इसको और बस जस्ट इसकी कटिंग कर ली है। वही जो एक हमारा ट्रेडिशनल एग ब्रेड होता है बट थोड़ा सा उसको हम डिफरेंट कर दें तो स्पेशली आपको पता है ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच में काफ़ी इश्यूज रहते हैं, बच्चों को जरा अट्रैक्टिव जी बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होने लगता है कि हम लोग ट्रेडिशनल कोई नाश्ता नहीं कर रहे, तो स्पेशली लंच बॉक्स वगैरह में इस तरह से वो कलर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिएगा। एंड जो मेरा जो ड्रिंक है वो है फालसा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाया है मैंने। इसको मैंने पहले बना लिया था। इसको आपने फालसे ले लेने हैं, आपने इनको ब्लेंड कर लेना है, शुगर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस अगर आप डालना चाहिए, अदरवाइज मैंने वैसे ऐड नहीं किया क्योंकि फ्रेश जो इसका टेस्ट है वही काफ़ी अच्छा रहता है। उसके साथ हम इसको ब्लेंड करके इसको हमने एक मोटी जैसे स्ट्रेनर होता है उससे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इसके सीड्स हैं वो निकल जाएं और देन इसको मैंने पोर कर लिया है ग्लासेस में और साथ में इसमें शुगर और अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें एंड आइस क्यूब्स ऐड करके इसको आप सर्व करें। बहुत रिफ्रेशिंग है, आजकल गर्मियाँ हैं तो सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक तो आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देते और उसके अलावा हेल्दी बहुत ज़्यादा है। सामने आज आपने बहुत क्विकली और इतना एलेबोरेटेड किस्म का मेन्यू बनाया था बट ये डिजर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी खुश शक्ल है ये, मतलब खा सकते हैं आज इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस खाने की वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप जब खुद से चीज़ बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें और हेल्दी चीज़ें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमने फाइनल आपको इसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी ये आप देख भी सकते हैं, बल्कि एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं। सो डू ट्राई एट होम और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये बना कैसे, लेकिन ऐसे ही बनाना है आपने, अपनी तरफ से कोई उस्तादी नहीं लगानी आपने। रेसिपी बताइए उसको देखिएगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो मौजूदा जो फल फ्रूट्स अवेलेबल है ना उनको हम मलहूज़े खाते रखते हुए जो रेसिपीज प्लान करते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है भाई। मौसमी फल रंग रंग के पाकिस्तान में आते रहते हैं, मैंगो सीजन है ना, मैंगो सीजन है, फालसा भी इतना बड़ा होता है और इतना सस्ता है। खैर इंटरेस्टिंग खबर जो इसके बीच में पॉपअप हुई वो एक पाकिस्तानी यंगस्टर की तरफ से थी जिन्होंने इनका ख़त्म शरीफ प्लान किया और साथ ही उन्होंने फायरिंग की दावत भी दे दी, चूँकि अपने आर्म्स की वजह से और हथियारों के गानों की वजह से मूसा सिद्धू मूसे वाले को जाना जाता है। तो ये साहब जो थे इन्होंने खत्म कुरान का जो है ना वो प्लान किया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी फायरिंग की भी दावत है, इसके बाद फायरिंग की जाएगी। तो सो वेरी इंटरेस्टिंग। इनको ओकाड़ा की पुलिस ने गिरफ्तार किया, रिपोर्टेडली फिर छोड़ दिया गया। सबक देके क्या शौक है भाई, कौन लोगों अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, वैसे इतनी इंतहा पसंदी की तरफ ना जाए। प्रोग्राम खत्म हो गया। अमला हसन, अल्लाह हाफिज, कल मिलता है।